लकड़हारा राकेश लकड़ियाँ काटकर बहुत थक गया था। फिर आज तो बहुत धूप है, बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर छांव में बैठकर आराम करता हूँ। ये सोचकर राकेश आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है कि तभी उसे बहुत सारे कौवों की कवकाव सुनाई देती है। राकेश अपनी आंखें खोलकर देखता है कि एक खरगोश के बच्चे को नोचने के लिए कुछ कौवे उस पेड़ के पास आए हैं। खरगोश का बच्चा डरकर पेड़ के कोने में दबकर बैठा होता है। राकेश ये सब देखकर कुछ पत्थर उठाकर कौवों पर फेंकने लगता है। पत्थर देखकर कौवे उड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ खरगोश की माँ वहाँ आती है। अपने डरे हुए बच्चे और राकेश के हाथ में पत्थर देखकर, ये आदमी तो मेरे बच्चों को मार रहा है, अभी इसे मजा चखाती हूँ। खरगोश की माँ भागकर राकेश के पास जाती है। वो उसे नाखून मारती है और काट देती है। राकेश के उंगली खून बहने लगता है और राकेश घर चला जाता है। फिर माँ, तुमने उस आदमी को क्यों काटा? बेटा, वो तुम्हें पत्थर मार रहा था ना, इसलिए। नहीं माँ, तुमने उसे बेकार में ही काट लिया। कुछ देर पहले बहुत सारे कौवे यहाँ आए थे। वो अपनी बड़ी चोंच से मुझे नोचने वाले थे। तुम भी मेरे पास नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। तभी उस आदमी ने उन कौवों पर पत्थर मारकर उन्हें भगा दिया और मैं बच गया। आज अगर वो आदमी समय पर नहीं आता तो वो सब कौवे मुझे मार ही डालते। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस आदमी ने तो मेरे बेटे की जान बचाई है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। चलो, हम उसका घर ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। खरगोश और उसकी माँ दोनों राकेश का घर ढूंढकर उसके घर पहुँच जाते हैं। फिर सुनो बेटे, तुमने कौवों से मेरे बच्चे को बचाया है। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने बिना सोचे जाने तुम्हें काटा, इसलिए मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस समय तुमने मेरे हाथ में पत्थर देखकर समझ लिया कि मैं इस खरगोश को पत्थर से मार रहा हूँ। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसकी चिंता तो होगी ही। लेकिन फिर भी मुझे समझना चाहिए था। लेकिन तुम अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? इतने छोटे बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर जाना इसकी जान का खतरा मोल लेने जैसा है। मैं क्या करूं? अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए, खाना ढूंढने के लिए मुझे इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसे साथ ले जाना भी तो खतरे से खाली नहीं है। ये भी सही है। तुम एक काम करो, आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहो। मैं रोज लकड़ियाँ तोड़ने जंगल में जाता हूँ। मैं घर आते समय तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। उस दिन के बाद खरगोश और उसकी माँ राकेश के साथ ही रहने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर राजमहल में महामंत्री, राजकुमार 6 साल के हो गए हैं। अभी तक उनकी आंखों में रोशनी नहीं आई है। हमने कितने वैद्यों से उनकी आंखों के उपचार करवाए, परंतु अभी तक वो देख नहीं पा रहे हैं। क्या मेरा पुत्र सदा के लिए नेत्रहीन रहेगा? नहीं महाराज, आज मैंने एक बहुत बड़े वैद्य जी को राजमहल में बुलाया है। सुना है कि हिमालय में जाकर उन्होंने अपना अभ्यास पूर्ण किया है। उन्होंने सभी वनस्पति और सभी प्राणियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। वो अवश्य हमारे राजकुमार की आंखों का उपचार करके उन्हें नई दृष्टि प्रदान करेंगे। यदि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हुआ तो इस धरती पर मुझसे अधिक प्रसन्न मनुष्य और कोई नहीं होगा। कब आने वाले हैं वैद्य जी? महाराज, आने वाले दिनों में उनकी राजमहल में आने की संभावना है। 2 दिनों के बाद वैद्य जी महाराज के राजमहल में पधारते हैं। वैद्य जी, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आप कृपया मेरे पुत्र की आंखों का परीक्षण करके उसका उपचार आरंभ कीजिए। मेरे पुत्र को शीघ्र ही दृष्टि मिलना आवश्यक है। महाराज, मैं उसी कार्य के लिए आया हूँ। मैं अभी राजकुमार की आंखों का परीक्षण करता हूँ। कुछ समय के बाद वैद्य जी राजकुमार की आंखों का परीक्षण करते हैं। फिर महाराज, राजकुमार की आंखों का उपचार संभव है।
परंतु ये कार्य थोड़ा कठिन है। कितना भी कठिन कार्य हो वैद्य जी, मैं करूंगा। मेरी केवल इतनी इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे पुत्र की रोशनी लौट आए और वो देखने लगे। जी महाराज, मैं जिस उपचार की बात कर रहा हूँ उस उपाय से 100% राजकुमार की दृष्टि लौट आएगी। आपको केवल एक खरगोश को पकड़ के लाना है। खरगोश? परंतु एक खरगोश से मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी कैसे आ सकती है? महाराज, मैंने जो अभ्यास किया है उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार वनस्पति औषधि के रूप में उपलब्ध है, उसी प्रकार कई ऐसे प्राणी हैं जिनका उपयोग मनुष्य के उपचार में किया जा सकता है। उसी प्रकार खरगोश की आंखों का उपयोग हम राजकुमार की दृष्टि वापस लाने के लिए कर सकते हैं। खरगोश की आंखों में कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिससे राजकुमार दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उस द्रव्य का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? खरगोश की आंखों से वो द्रव्य निकालकर हम उसे राजकुमार की आंखों में डालेंगे। उसके बाद कुछ समय में राजकुमार देख सकेंगे। ठीक है वैद्य जी, मैं आज ही किसी खरगोश का प्रबंध करता हूँ। कोई भी खरगोश नहीं महाराज, ऐसा खरगोश का बच्चा जो कुछ मास पहले ही जन्मा हो और जिसने अभी अभी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। परंतु ऐसा खरगोश का बच्चा मिलेगा? वो ढूंढना आपका काम है। आप शीघ्रता से ऐसे खरगोश का प्रबंध कीजिए। मैं अभी महामंत्री को कहकर खरगोश का प्रबंध करवाता हूँ। महामंत्री, सिपाहियों को भेजकर ऐसे खरगोश को लाया जाए जिसने अभी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। पूरे राज्य में घूमकर जल्दी खोज की जाए। जी महाराज, मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजता हूँ। महामंत्री सिपाहियों को खरगोश की खोज पर भेज देते हैं। सिपाही जंगल में जाकर खरगोश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा खरगोश नहीं मिलता। सिपाही महामंत्री को आकर बताते हैं खरगोश नहीं मिला है। अब क्या करें? महाराज ने तो मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब अगर मैं खरगोश नहीं ढूंढ पाया तो महाराज मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। क्या करूं? सिपाहियों, तुम राज्य में घूमकर प्रजा में देखो, किसी शिकारी को कदाचित खरगोश के विषय में कोई जानकारी हो। सिपाही राज्य में घूमकर प्रजाजनों से पूछने लगते हैं। जब वो सबसे पूछते हुए राकेश के घर तक पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि राकेश के घर खरगोश और उसकी माँ खेल रहे हैं। फिर सुनो, ये खरगोश तुम्हारे हैं? हाँ, ये मेरे खरगोश हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारा ये खरगोश का बच्चा चाहिए। मुझे उसे अपने राजमहल में ले जाना है। हाँ, आप ले जा सकते हैं, लेकिन काम क्या है वो तो बताइए। और आप सिर्फ बच्चे को ले जाएंगे तो उसकी माँ का क्या होगा? उसकी माँ से तो पूछना पड़ेगा। अगर उसने हाँ कहा तो मैं आपको इसे ले जाने दूंगा। तुम एक सामान्य लकड़हारा होकर राज्य के सिपाही से इस स्वर में बात कर रहे हो। और क्या कहा तूने? खरगोश की माँ से पूछना पड़ेगा? तुम क्या उससे बात भी करते हो? मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। महाराज का आदेश है, उन्हें एक खरगोश का बच्चा चाहिए, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सिपाही खरगोश के बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर मुझे माफ कर दो, मैं उस सिपाही से तुम्हारे बेटे का रक्षण नहीं कर पाया। महाराज के आदेश का पालन करने के लिए वो सिपाही तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले गया है। वो तो ठीक है, लेकिन महाराज को मेरे बच्चे के साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे रोक नहीं पाया और तुमसे अनुमति लिए बिना ही तुम्हारे बच्चे को जाना पड़ा। मेरे बच्चे पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा अभी जिंदा नहीं होता। तुमने तो उसे नया जन्म दिया है। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर महाराज को तुम्हारे बच्चे की जरूरत किस लिए पड़ी है। राकेश छुपकर राजमहल के पास आता है। वो एक दीवार के पीछे छुपकर पहरा देने वाले सिपाहियों की बातें सुनता है। तब उसे पता चलता है कि राजकुमार की आंखों के उपचार के लिए खरगोश के बच्चे की आंखों का द्रव्य निकालने वाले हैं। ये सुनकर राकेश बहुत दुखी हो जाता है और घर लौट आता है। क्या हुआ राकेश, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मैं राजमहल में गया था
तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है ये देखने के लिए। तो क्या पता चला, उन्होंने मेरे बच्चे को पिंजरे में बंद करके रखा है क्या? वो उसे खाना तो दे रहे हैं ना? हाँ, वो उसे पेट भर के खाना दे रहे हैं, लेकिन क्या राकेश? मुझे तो सोच कर ही बहुत दुख हो रहा है। हमारे राजकुमार की आंखों में रोशनी नहीं है। उन्हीं के आंखों के इलाज के लिए तुम्हारे बेटे को ले गए हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो कह रहे थे खरगोश की आंखों में द्रव्य होता है, उससे राजकुमार की आंखें ठीक हो सकती हैं। वो लोग तुम्हारे बेटे की आंखों का द्रव्य निकालकर राजकुमार की आंखों में डालने वाले हैं। तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा ना? बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये सोचकर अच्छा भी लग रहा है कि मेरे बेटे की आंखें राजकुमार की आंखों को रोशनी देंगी। राज्य का राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ होना आवश्यक होता है। अगर मेरा बेटा राजकार्य में अपना योगदान दे तो ये तो अच्छी बात है। धन्य है तुम जैसी माँ, जो अपने बेटे के आंखों के बारे में ना सोचकर राजकुमार और राज्य के बारे में सोच रही है। इधर सिपाही खुश होकर खरगोश के बच्चे को राजमहल में ले आता है। उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। महाराज तक ये समाचार जाता है कि खरगोश के बच्चे का प्रबंध हो गया है। ये सुनकर महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। 2 दिनों के बाद राजकुमार की आंखों का उपचार करना तय हो जाता है। राकेश ये सोचकर दुखी हो रहा था कि अब खरगोश के बच्चे की आंखें नहीं रहेंगी और वो अंधा हो जाएगा। एक बार जब सिपाही खरगोश के बच्चे को खाना देने जाता है, तब खरगोश का बच्चा कूदकर पिंजरे से बाहर आता है और भागकर राजमहल से बाहर आता है। जब ये बात महाराज को पता चलती है, तब आज तुम्हारे कारण खरगोश का बच्चा भाग गया। अब मेरे पुत्र का उपचार कैसे संभव होगा? तुम दंड के भागी हो। महाराज उस सिपाही को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने का दंड देते हैं। इधर खरगोश का बच्चा राकेश के घर जाता है। राकेश उसे स्वस्थ देखकर खुश हो जाता है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं हुआ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं माँ, जब मुझे सिपाही खाना देने जा रहा था तब मैं पिंजरे से कूदकर बाहर आया और भागकर यहाँ आ गया। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। अब तुम्हारी वजह से उस सिपाही को महाराज के रोष और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तुम वापस चले जाओ। नहीं माँ, वो मेरी आंखें निकाल लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ और उपाय मिल जाए जिससे राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएं और तुम्हारी आंखें भी बच जाएं। एक उपचार है। जब हम जंगल में रहते थे तब मैंने देखा था कि रुई के पत्तों का रस अगर किसी नेत्रहीन की आंखों में डाला जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी जाकर महाराज से बात करता हूँ। राकेश राजमहल में आकर महाराज से बात करने लगता है। तुम तो वही हो ना जिसने तुम्हारा खरगोश पाला है। मुझे तुम्हारा खरगोश चाहिए। महाराज की जय हो, मैं वही बात करने आया हूँ महाराज। महाराज, राजकुमार की आंखों के लिए मैं एक ऐसा उपचार लेकर आया हूँ जिससे कि राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और मेरे खरगोश की भी आंखें नहीं निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, यदि ऐसा उपचार मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी किसी प्राणी को आहत करना उचित नहीं लग रहा था, परंतु मेरे पुत्र के इलाज के लिए मुझे खरगोश को पकड़ना था। फिर राकेश महाराज को रुई के पत्तों की बात बताता है। वो बात सुनकर, हाँ महाराज, ये हो सकता है। हालांकि रुई के पत्ते का रस सामान्य मनुष्य की आंखों के लिए उचित नहीं होता, परंतु किसी नेत्रहीन की आंखों में यदि रुई के पत्ते का रस डालें तो वो कदाचित काम कर सकता है। वैद्य जी रुई के पत्तों का रस निकालकर राजकुमार की आंखों में डालकर उनका उपचार करते हैं। जब राजकुमार की आंखों की पट्टी खोलते हैं तब राजकुमार की दृष्टि लौट आती है। महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राकेश भी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी खरगोश की आंखें बच जाती हैं। फिर खरगोश महाराज के पास आकर, महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस सिपाही को काल कोठरी से मुक्त कर दीजिए।
मैं तो खुद भागा था, उस सिपाही की कोई गलती नहीं है। वो जब मुझे खाना देने आया था तभी मैं भाग गया। अब राजकुमार की आंखें भी ठीक हो गई हैं। आप कृपया करके उसे मुक्त कर दीजिए। अवश्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी लौट आई। ये मेरे लिए बहुत है। उस सिपाही को बंदी बनाकर रखना अब उचित नहीं है। मैं अभी उसे मुक्त करने का आदेश देता हूँ। फिर महाराज उस सिपाही को मुक्त करने का आदेश देता है। राजकुमार भी अब देखने लगता है। राकेश अपने दोनों खरगोश को लेकर अपने घर जाता है और खुशी से रहने लगता है। खरगोश पर आई हुई मुसीबत राकेश की सूझबूझ से टल जाती है। महाराज कंवलजीत अपने प्रधान जी से बात कर रहे थे। प्रधान जी, राजकुमारी देवयानी अब विवाह योग्य हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि अब उनका स्वयंवर आयोजित किया जाए। जी महाराज, राजकुमारी के लिए दूर दूर से राजकुमार आएंगे। हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर हैं कि उनके लिए स्वयंवर की कितनी भी कठिन प्रतियोगिता को पार कर लेंगे राजकुमार। हाँ, हम शीघ्र ही स्वयंवर की घोषणा कर देंगे। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी राजकुमारी देवयानी वहाँ आती है और पिताश्री, मैंने आपकी बातें सुनी। आप मेरा स्वयंवर करना चाहते हैं, परंतु क्यों पुत्री? पिताश्री, मैं एक ऋषि कुमार से प्रेम करती हूँ और उनसे ही विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। मैंने मन से उन्हें अपना वर मान लिया है। क्या, एक ऋषि कुमार? हाँ पिताश्री, वह सुंदर वन में रहते हैं। वहीं उनका पूर्ण कुटीर है और तपस्या का स्थान भी। परंतु पुत्री, तुम एक राजकुमारी हो। एक ऋषि कुमार के साथ जीवन व्यतीत करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। नहीं पिताश्री, ऋषि कुमार सर्व सक्षम है। वो अपनी प्रेम से मेरा जीवन सरल बना देंगे। परंतु वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है या नहीं, ये देखना होगा। मैं उसकी परीक्षा लूंगा। यदि वो परीक्षा में सफल हो गया तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करने के लिए तैयार हूँ। बुला लो उस ऋषि कुमार को। राजकुमारी देवयानी ऋषि कुमार को बुला लेती है। ऋषि कुमार के आने के बाद, महाराज की जय हो। ऋषि कुमार, मुझे मेरी पुत्री ने बताया कि आप दोनों प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। जी महाराज, राजकुमारी ने आपसे जो कहा है वो सत्य है। तो ऋषि कुमार, मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं अपनी पुत्री राजकुमारी देवयानी का विवाह आपसे करवा दूंगा। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ महाराज। तो ऋषि कुमार, हमारे राज्य की दक्षिण दिशा में दूर एक घना वन है। उस वन में एक तालाब है। उस तालाब में नील कमल के पुष्प खिलते हैं। हमारे राजघरों की ये रीत है कि जब भी किसी राजकुमार या राजकुमारी का विवाह होता है तब वो उन्हीं नील कमल के पुष्पों की वरमाला पहनते हैं। आप उन नील कमल को तोड़कर ले आइए। यही आपकी परीक्षा का प्रण है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है ऋषि कुमार। आप तो बड़ी ही सरलता से इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। नहीं राजकुमारी, ये प्रण इतना भी सरल नहीं है। ऋषि कुमार को उस वन तक नंगे पैर जाना होगा, अर्थात वो अपने पैरों में पादुका या खड़ावा नहीं पहन सकते। और जब तक ऋषि कुमार नील कमल के फूल तोड़कर नहीं लाते तब तक उन्हें उपवास करना है। वो कुछ भी नहीं खा सकते। अवश्य महाराज, अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैं आपकी इस परीक्षा में सफल होने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ऋषि कुमार वन की ओर चले जाते हैं। नंगे पैर जाते हुए ऋषि कुमार के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। उनके पैरों से खून बहने लगता है। तब यदि मैं ऐसे ही चलता रहा तो ये पीड़ा अधिक बढ़ जाएगी, और यदि रक्त ज्यादा बहने लगा तो मैं चक्कर खाकर गिर सकता हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए। ऋषि कुमार आसपास देखते हैं। उन्हें हल्दी के पत्ते दिखाई पड़ते हैं। फिर हाँ, ये हल्दी के पत्ते पैरों पर बांध लेता हूँ। इससे रक्त बहना बंद हो जाएगा और मुझे पीड़ा भी नहीं होगी। ऋषि कुमार अपने पैरों पर हल्दी के पत्ते बांध लेते हैं। इधर राजमहल में, पिताश्री, ये कितनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप ऋषि कुमार की। आपने उन्हें नंगे पांव वन में भेज दिया।
वो भी इतनी दूर। बिना खाए वो कमजोर हो सकते हैं। वन में जाकर वापस आने के लिए कितने दिन लगेंगे ये हमें पता नहीं है। इतने दिन का उपवास करके कहीं उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ जाए। महाराज, राजकुमारी उचित कह रही हैं। उस वन में तो मायावी जीव रहते हैं, विषैले सर्प होते हैं। यदि किसी विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया होगा तो उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। इस स्थिति में वो कमल के पुष्प कैसे ला सकते हैं महाराज? यही तो उनकी परीक्षा है प्रधान जी। पुत्री देवयानी वो ऋषि कुमार है। ऋषि कुमार कभी ज्यादा समय के लिए एक स्थान पर निवास नहीं करते। उनका अधिक समय वन में ही बीतता है। तुमसे विवाह करने के पश्चात वो राजमहल में तो नहीं रहेंगे, वो तुम्हें अपने साथ वन में ले जाएंगे। कभी वन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उन्हें तुम्हारी रक्षा करनी पड़े तो मैं उनकी ये कठिन परीक्षा लेकर यही देखना चाहता हूँ कि वो हर स्थिति में तुम्हारा रक्षण कर सकते हैं या नहीं। ऐसी बात है तो पिताश्री, मुझे भी वन में रहने का अभ्यास नहीं है, तो मुझे भी उनके साथ परीक्षा देनी चाहिए थी। यदि उनके साथ विवाह करके मुझे वन में रहना है तो मुझे भी किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए सज्ज होना पड़ेगा। तुम्हारा कथन उचित है पुत्री, परंतु स्त्री वर का चयन करने के समय ये देखना अति आवश्यक होता है कि वो अपनी पत्नी का रक्षण कर सके। यदि वो अपनी पत्नी को रक्षण देने में असफल होता है तो उससे ज्यादा पीड़ा की बात उस स्त्री के लिए क्या हो सकती है। तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कि ऋषि कुमार तुम्हारे लिए योग्य वर सिद्ध होते हैं या नहीं। ऋषि कुमार आगे चलते लगते हैं। आगे जाते हुए मार्ग में एक गांव आता है। ऋषि कुमार देखते हैं कि एक खेत में एक कृषक हल चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, परंतु वृद्धावस्था के कारण वो हल उठा नहीं पा रहे थे। उनकी हालत देखकर ऋषि कुमार उनके पास जाते हैं। बाबा जी, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? मैंने आपको देखा कि आपको हल चलाने में दिक्कत हो रही है। जी बेटा, अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए हल नहीं उठा पा रहा हूँ। कितने लोगों से सहायता मांगी लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। आइए बाबा जी, आप बैठिए, मैं हल चलाता हूँ। फिर ऋषि कुमार हल अपने हाथ में लेते हैं और हल चलाने लगते हैं। पूरे खेत में हल चलाने के बाद बाबा देखिए, आपके पूरे खेत का काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज यदि तुम नहीं आते तो मेरे खेत का काम कभी पूरा नहीं होता। तुमने बहुत श्रम किया है। श्रम करने से तुम्हारी शक्ति कम हो गई होगी। नहीं बाबा, श्रम करने से और सहायता करने से शक्ति कम नहीं होती, अपितु उसमें वृद्धि होती है। आपकी सहायता करके मुझ में और भी ज्यादा बल आ गया है। पुत्र, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों। बाबा, अभी तो केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए निकला हूँ वो मैं सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। बुढ़े बाबा से आशीर्वाद लेकर ऋषि कुमार आगे बढ़ने लगता है। बहुत दूर चलने के बाद ऋषि कुमार दक्षिण दिशा के ओर वन के पास पहुंच जाता है। वन में वो एक पेड़ के पास जा रहा होता है। तभी वो ऊपर देखता है कि एक सर्प घोंसले के पास जा रहा था। उस घोंसले में एक पंछी के अंडे थे। वो सर्प वो अंडे खाने ही वाला था कि तभी ऋषि कुमार उस पेड़ पर चढ़ते हैं और उस सर्प को हाथ में पकड़कर जमीन पर रख देता है। वो सर्प झाड़ियों के बीच चला जाता है। तभी मादा पंछी वहाँ आ जाती है। तुम्हारा धन्यवाद ऋषि कुमार। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो मेरे बच्चों की वो सर्प हत्या कर देता। ये तो मेरा कर्तव्य था, आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो सर्प बहुत ही क्रोधी है। तुमने उसके मुख से उसका भोजन छीन लिया है। वो इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। अवश्य, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर ऋषि कुमार आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सर्प ऋषि कुमार के सामने आ जाता है और इससे पहले कि ऋषि कुमार कुछ करे, सर्प उसे काट लेता है और छुप जाता है। अंततः इस सर्प ने मुझे काट ही लिया। अभी कोई जड़ी बूटी खोजनी होगी जिससे इसके विष का मुझ पर कोई प्रभाव ना हो। ऋषि कुमार जड़ी बूटी ढूंढने लगता है। उसे एक जड़ी बूटी ढूंढता है और उसे मसल कर खा लेता है।
उस जड़ी बूटी की औषधि से ऋषि कुमार पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ देर के बाद फिर वो सर्प ऋषि कुमार को काटता है। इस बार फिर से ऋषि कुमार वो जड़ी बूटी खाता है। फिर सर्प उसे काटता है और ऋषि कुमार जड़ी बूटी का सेवन करता है। फिर इस सर्प ने मुझे 3 बार काटा है। यदि इसने एक बार फिर से मुझे काट लिया तो ये जड़ी बूटी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इस सर्प का विष मेरे शरीर में फैलने लगेगा और संभवत मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस सर्प से अपने प्राण बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ऋषि कुमार सतर्कता से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सर्प उसके सामने आ जाता है। ऋषि कुमार धीरे धीरे पीछे होने लगता है। तभी वो सर्प अचानक एक यक्ष में रूप में बदल जाता है। घबराओ नहीं ऋषि कुमार। आप कौन हैं? मैं एक यक्ष हूँ ऋषि कुमार। मैं ही सर्प बनकर तुम्हें काट रहा था। परंतु आप ऐसा क्यों कर रहे थे? ये वन मेरे अधीन है ऋषि कुमार। मैं अपने वन में किसी भी मनुष्य को मेरी अनुमति के बिना आने नहीं देता। इस वन में सभी जीव मायावी हैं। वो पंछी जिसके अंडे मैं खाने आने वाला था वो भी एक मायावी था। हम सब मिलकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। परंतु एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 3 बार काटा परंतु तुमने मुझे एक बार भी आहत नहीं किया या मारने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। आप मुझे काट रहे थे, वो सर्प योनि में आपका धर्म था। आप आपके धर्म का निर्वाह कर रहे थे, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक ऋषि कुमार हूँ। किसी भी प्राणी की हत्या करना मेरे लिए अधर्म है। यदि आप एक सर्प होकर अधर्म नहीं कर रहे थे तो मैं मनुष्य होकर अधर्म कैसे कर सकता था? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ ऋषि कुमार, परंतु तुम इस घने और निर्जन वन में क्या कर रहे हो? महाराज कवलजीत ने मुझे यहाँ भेजा है। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं उनकी पुत्री राजकुमारी देवयानी से प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस कारण से महाराज मेरी ये परीक्षा ले रहे हैं कि इस वन में कहीं एक तालाब है जहाँ नील कमल के पुष्प खिलते हैं। मुझे उन पुष्पों को तोड़कर महाराज को देना है। हाँ, इस वन में ऐसा तालाब तो है, परंतु उस तालाब में एक बड़ी और भयानक मछली रहती है जो नील कमल के पुष्पों का रक्षण करती है। उसके होते हुए वो पुष्प तोड़ पाना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। मैं प्रयत्न तो कर सकता हूँ। यदि प्रयत्न ही नहीं करूँगा तो 100% असफल हो जाऊंगा, परंतु यदि प्रयत्न करूँगा तो सफल होने के आसार नजर आएंगे। अवश्य, मेरा आशीर्वाद। अपने कार्य में अवश्य सफल हो जाओगे। यक्ष ऋषि कुमार को आगे जाने का मार्ग बताता है। ऋषि कुमार थक गए थे क्योंकि वो बहुत चलकर आए थे और उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था, परंतु उन्हें शीघ्र अति शीघ्र उन कमल पुष्पों को तोड़कर महाराज कवलजीत को देने थे। इसलिए वो बिना रुके उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब में बहुत सारे नील कमल के पुष्प होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पुष्प हैं। अभी इन्हें तोड़कर ले जाता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि कुमार कमल पुष्प तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक तालाब के पानी में लहरें उठती हैं और एक बड़ी मछली वहां आती है। तुम्हारा इतना दुस्साहस, ऋषि कुमार के मेरे अनुमति के बिना इन कमल पुष्पों को हाथ लगा रहे हो। ये कमल पुष्प इस प्रकृति ने निर्माण किए हैं। इस पर किसी एक प्राणी का अधिकार नहीं हो सकता। आपकी अनुमति की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं अत्यंत विशेष कार्य के लिए ये कमल पुष्प ले जा रहा हूँ। कृपया मुझे इसे तोड़ने दीजिए। मैं इस तालाब का स्वामी हूँ। मेरी अनुमति के बिना ना तो यहाँ पुष्प खिलते हैं और ना कोई इन्हें तोड़ सकता है। परंतु फिर भी अगर तुम्हें ये कमल पुष्प प्राप्त करने हैं तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मछली ऋषि कुमार पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी ऋषि कुमार वहीं पड़ी एक लकड़ी उठाते हैं और उस लकड़ी को मछली के मुंह में डाल देते हैं। मछली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मछली पानी के अंदर चली जाती है और ऋषि कुमार कमल के पुष्प तोड़कर उन्हें महाराज कवलजीत के पास ले आते हैं। महाराज, ये लीजिए। आपने यही नील कमल के पुष्प लाने के लिए कहा था ना? मैं आपके इस पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ। इतने घने वन में जाकर विषैले सर्प
और उस तालाब की उस भयानक मछली से युद्ध करके ये पुष्प लाना सरल नहीं था, परंतु फिर भी आपने ये कार्य उत्तम प्रकार से पूर्ण किया है और ये सिद्ध कर दिया है कि आप मेरी पुत्री के लिए उचित वर हैं। आपके पास बुद्धि के साथ साहस भी है और आप हर परिस्थिति में मेरी पुत्री का रक्षण कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। पिताश्री, अब तो आप सज्ज है ना हम दोनों के विवाह के लिए? हाँ पुत्री, मैं शीघ्र ही पंडित जी से शुभ मुहूर्त के विषय में बात करता हूँ और तुम दोनों के विवाह की तिथि निश्चित करवाता हूँ। कुछ दिनों के बाद महाराज कवलजीत अपनी पुत्री राजकुमारी देवयानी और ऋषि कुमार का विवाह करवा देते हैं। राजकुमारी देवयानी अब ऋषि पत्नी बनकर सुख से अपने मनपसंद साथी के साथ अपने जीवन व्यतीत करने लगती है।